ये है आपका 16वां पाठ, जैसे उनके दिन फिरे। ठीक है, इसका प्रश्न निकालिए। आपको पता है ना, एग्ज़ाम में MCQ आएगा। आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो MCQ आएगा, यानी प्रश्न दिया रहेगा, उसके साथ 4 विकल्प दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, और उन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको कहानी अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। आपको लिखने के लिए तो कुछ नहीं आएगा, इसीलिए आप अपनी तैयारी MCQ को नज़र में रखते हुए, MCQ को ध्यान में रखते हुए ही अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, कहानी अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कब किसने क्या किया था। ठीक है, MCQ को ध्यान में रखकर आप अपना परीक्षा का तैयारी करेंगे। ठीक है, अभी मौखिक में आइए। राजा के कितने पुत्र थे बताइए? 4। ठीक है, राजा के कितने की जगह लिख दोगे? 4 पुत्र थे। ठीक है, ख प्रश्न देखिए, राजा साहब को बूढ़ा क्यों होना पड़ा? इसका उत्तर लिखेंगे, राजा साहब को बूढ़ा क्यों की जगह लिखना इसलिए होना पड़ा, क्यों की जगह लिख दोगे इसलिए होना पड़ा, क्योंकि पेज नंबर 156 निकालिए। क्योंकि बड़ी रानी के चारों लड़के जल्दी राजगद्दी पर बैठना चाहते थे। ठीक है, राजा साहब को बूढ़ा इसलिए होना पड़ा क्योंकि बड़ी रानी के चारों लड़के जल्दी राजगद्दी पर बैठना चाहते थे। ठीक है, अभी ग प्रश्न देखिए, राजा साहब ने चारों पुत्रों को बुलाकर क्या कहा? इसका उत्तर पेज नंबर 156 और पेज नंबर 157 में है। ठीक है, अंडरलाइन करो ग का उत्तर, राजा साहब ने चारों पुत्रों को बुलाकर कहा, पेज नंबर 156। ये बहुत लंबा उत्तर है, इसको छोटा करके आप लिखेंगे। ये मौखिक है ना, तो मौखिक का आपको पता होना चाहिए कि आप लिखेंगे कि अभी उनकी उम्र हो चली थी और वो अपना परलोक सुधारना चाहते थे। ठीक है, और इसलिए वो चाहते थे कि जब उनके चारों पुत्र परलोक में आए तो उनके लिए एक राजगद्दी वो तैयार रखें, और राजगद्दी में चारों पुत्र बैठ नहीं सकते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि उन चारों पुत्रों की एक परीक्षा ली जाए और उस परीक्षा में जो भी उत्तीर्ण होगा फिर उसी को वो उस राजगद्दी में बैठाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है कि राजा साहब ने चारों पुत्रों को बुलाकर क्या कहा, तो इसको आप अपनी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, घ प्रश्न देखिए, चारों राजकुमारों ने बाहर निकलकर क्या क्या काम किए? ठीक है, घ प्रश्न है, चारों राजकुमारों ने बाहर निकलकर क्या क्या काम किए? इसका उत्तर पेज नंबर 157 में है। ठीक है, देखो, पड़ोसी राज्य में पहुंचकर चारों राजकुमारों ने 4 रास्ते पकड़े और अपने पुरुषार्थ तथा किस्मत को आजमाने चल पड़े। ठीक है, जो चारों राजकुमार थे वो पड़ोसी राज्य में चले जाते हैं और अपना पुरुषार्थ और किस्मत को आजमाते हैं। ठीक है, वह प्रश्न, अंत में राजगद्दी किसे मिली? सबसे छोटे बेटे को। ठीक है, अंत में राजगद्दी सबसे छोटे बेटे को मिली। ठीक है, अभी 4 प्रश्न देखिए, इस व्यंग्य कथा के माध्यम से लेखक ने समाज और देश की किस बुराई पर प्रहार किया है? यानी ये जो व्यंग्य कथा, व्यंग्य यानी मजाक, ठीक है, ये बहुत ही व्यंग्य से भरी हुई कथा थी, एक फनी सी कहानी थी ना, एक मजाकिया कहानी थी। तो इसका उत्तर होगा, इस व्यंग्य कथा के माध्यम से लेखक ने समाज और देश की किसकी जगह लिखना, इस बुराई पर प्रहार किया है कि, पेज नंबर 156 निकालो। एक राजा को कर्तव्य परायण होना चाहिए, उसे प्रजा के हितों का संरक्षण करना चाहिए, ना कि प्रजा को ही लूटने के नए नए तरीके निकालने चाहिए। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि इस व्यंग्य
इस व्यंग्य के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि एक राजा जो होता है बेटा, उसको कर्तव्य परायण होना चाहिए, उसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्यों को निभाने वाला होना चाहिए। वो राजा भी तो इसीलिए बनाया ना, ताकि जनता की सेवा कर सके, जनता के हित में जो कार्य हैं उनको कर सके, देश का विकास हो, उन्नति हो, उसे प्रजा के हितों का संरक्षण करना चाहिए। ऐसे काम करने चाहिए जिससे प्रजा का हित हो, उनका भला हो, ना कि ऐसा कार्य करना चाहिए जैसे प्रजा को लूटने के नए नए तरीके निकालने वाला हो। ठीक है, अभी बेटा मेरी लेखनी में आइए। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। क, चाणक्य के अनुसार राजा को अपने पुत्रों को क्या समझना चाहिए? क्या समझना चाहिए? शेर, भेड़िया, कुत्ता या चीता? भेड़िया। ठीक है, टिक लगाइए। अभी ख प्रश्न देखिए, चारों राजकुमार ने राजा को कैसे प्रणाम किया? आदरपूर्वक, सादर प्रणाम, भक्तिहीन कि भक्तिपूर्ण? कैसे प्रणाम किया? भक्तिहीन। ठीक है, तो भक्तिहीन पे टिक का निशान लगाइए। अभी आप ग प्रश्न पर आइए। बड़े पुत्र के अनुसार राजा के लिए आवश्यक गुण क्या है? ईमानदारी व परिश्रम, लूटने और छीनने की शक्ति, बेईमानी व धोखा, अपने आप पर भरोसा। क्या होगा? ये वाला। ठीक है, ईमानदारी व परिश्रम। घ है, सबसे छोटे कुमार ने कितनी स्वर्ण मुद्रा इकट्ठा की थी? 100, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख? राइट, 20 लाख। तो 20 लाख पे टिक कीजिए। अभी लघु उत्तरीय प्रश्न पर आइए। क प्रश्न है, राजा ने चारों राजकुमारों को राजगद्दी पर बैठने की क्या शर्त बताई? ये पेज नंबर 157 में इसका आंसर है। ठीक है, राजा ने, इसका उत्तर होगा क का, राजा ने चारों राजकुमारों को राजगद्दी पर बैठने की क्या की जगह लिखो, यह शर्त बताई कि, पेज नंबर 157 निकाल। ये देखो पेज नंबर 157 में ये जो पहला पैराग्राफ है ना, पहला अनुच्छेद का तीसरी लाइन, मैं तुम्हारी। ठीक है, मैं तुम्हारी से लेके है राजगद्दी दे दूंगा तक। ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा, तुम चारों ही राज्य से बाहर चले जाओ। ठीक 1 साल बाद इसी फाल्गुन की पूर्णिमा को चारों दरबार में उपस्थित होना। मैं देखूंगा कि इस साल में किसने कितना धन कमाया और कौन सी योग्यता प्राप्त की। तब मैं मंत्री की सलाह से जिसे सर्वोत्तम समझूंगा राजगद्दी दे दूंगा। ठीक है, ये देखिए ख प्रश्न, राजा के दूसरे पुत्र ने कितना धन कमाया था और किस प्रकार कमाया था? इसका उत्तर पेज नंबर 158 में। ठीक है, ख का उत्तर लिखिए, राजा के दूसरे पुत्र ने 158 निकालो पेज नंबर। पड़ोसी राज्य में जाकर डाकुओं का एक गिरोह संगठित किया और लूटमार करने लगा। धीरे धीरे मुझे की जगह लिखो उसे, मुझे की जगह उसे लिखो। राज्य कर्मचारियों का सहयोग मिलने लगा और मेरा की जगह लिखो उसका, मेरा की जगह उसका लिखो। काम खूब अच्छा चलने लगा। बड़े भाई जिसके यहाँ काम करते थे उसके यहाँ मैंने की जगह लिखो उसने 2 बार डाका डाला था। इस प्रकार इस 1 साल की कमाई में 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमाई। ठीक है, इस 1 साल की कमाई में उसने 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमाई। ठीक है, ग प्रश्न देखिए, छोटे राजकुमार को ही मंत्री ने राजगद्दी सौंपने की सलाह क्यों दी? इसका आंसर 160 पेज में है। ठीक है, ग का उत्तर लिखेंगे, छोटे राजकुमार को ही मंत्री ने राजगद्दी सौंपने की सलाह दी क्योंकि, पेज नंबर 160 निकालिए, क्योंकि उसमें अपने गुणों के सिवा शेष तीनों कुमारों के गुण भी थे। है की जगह लिखो थे। बड़े जैसा परिश्रम उसके पास था, है की जगह था लिखो। दूसरे कुमार के समान वह साहसी और लुटेरा भी था।
है की जगह था लिखो। तथा तीसरे के समान बेईमान व धूर्त भी था। ठीक है, ये हुआ आपका ग का उत्तर। घ प्रश्न देखिए, छोटे राजकुमार ने राजा में कौन कौन से आवश्यक गुण बताकर स्वयं को राजगद्दी का अधिकारी बताया। इसका उत्तर पेज नंबर 160 में है। ठीक है, घ का उत्तर लिखो, छोटे राजकुमार ने कहा, पेज नंबर 160 निकालिए, राजा को प्रजा से धन वसूल करने की विद्या आनी चाहिए। प्रजा से प्रसन्नता पूर्वक धन खींच लेना राजा का आवश्यक गुण है। उसे बिना नश्तर अनश्तर यानी चाकू उस तरह लगाए खून निकालना आना चाहिए। मुझ में ये गुण है, इसलिए मैं ही राजगद्दी का अधिकारी हूँ। ठीक है, अभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आइए। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क, राजा अपनी रानी से क्यों प्रसन्न था, व्याख्या कीजिए। जो राजा था अपनी रानी से क्यों प्रसन्न था। हमारा ये जो पाठ प्रारंभ होता है तो यहीं पर बताया गया है कि बड़ी रानी ने बाकी रानियों के पुत्रों को जहर देकर मार डाला था। राजा अपनी रानी से प्रसन्न इसलिए था क्योंकि राजा की बड़ी रानी अन्य रानियों से अधिक चालाक थी। ठीक है, और साथ ही साथ धूर्त भी थी। उसने अन्य रानियों के पुत्रों को जहर देकर मार डाला था और राजा उसकी इस बात से बहुत प्रसन्न थे क्योंकि वे नीतिवान थे और जानते थे कि चाणक्य का आदेश है राजा अपने पुत्रों को भेड़िया समझे। अतः बड़ी रानी ने कुछ भेड़ियों को कम कर दिया था, इसलिए अब केवल बड़ी रानी के पुत्रों में से ही किसी एक को उत्तराधिकारी चुनने की चुनौती थी। अगर ज़्यादा पुत्र होते तो ज़्यादा पुत्रों के बीच में चुनौती होती तो थोड़ी परेशानी होती। अभी खाली बड़ी रानी के ही पुत्र बचे हैं तो खाली उन चारों पुत्रों की ही परीक्षा ली जाएगी कि कौन राजगद्दी पर बैठने के लायक है। ठीक है, ख प्रश्न देखिए, राजा के दूसरे पुत्र ने कितना धन कमाया था और यह किस प्रकार कमाया था। ठीक है, नहीं, ख प्रश्न है, गलत पढ़ दिया मैंने बेटा। ख प्रश्न है, छोटे पुत्र ने स्वयं को राजगद्दी का अधिकारी साबित करने के लिए क्या क्या किया। ठीक है, छोटे पुत्र ने स्वयं को राजगद्दी का अधिकारी साबित करने के लिए क्या क्या किया। ख का उत्तर लिखेंगे, छोटे पुत्र ने स्वयं को राजगद्दी का अधिकारी साबित करने के लिए मानव सेवा संघ खोल दिया और प्रचार किया। हम मानव मात्र की सेवा करते हैं, हमें समाज की उन्नति करनी है, देश को आगे बढ़ाना है, गरीबों, भूखों, नंगों, अपाहिजों की सहायता करनी है। अतः सभी लोग हमारे इस पुण्य कार्य में हाथ बटाने के लिए चंदा दें। इस प्रकार उसने लोगों के भोलेपन का फायदा उठाया। ठीक है, राजा का जो छोटा पुत्र था ना, उसने राजगद्दी का अधिकारी साबित करने के लिए क्या क्या किया था। उसने मानव सेवा संघ खोला था। उसमें वो लोगों को ये बताते थे कि हम लोगों की सेवा करते हैं, गरीबों, ज़रूरतमंदों, अपाहिजों, नंगों यानी जिनके पास पैसा नहीं है, जो बहुत दरिद्र हैं, जो बहुत गरीब हैं, उनकी मदद करते हैं और हमको समाज की उन्नति करनी है, देश को आगे बढ़ाना है, ऐसा बोल के वो झूठ बोलते थे। और फिर लोग सोचते थे अरे ये कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, कितना पुण्य कार्य कर रहे हैं, हम भी इस पुण्य का भागीदार बनेंगे, ये सोचकर वो दान दे देते थे। और वो लोग उस दान का गलत प्रयोग करते थे, अनुचित प्रयोग करते थे। उन गरीबों पर पैसा खर्च ना करके, उनकी मदद ना करके वो सारा पैसा खुद अपने ऊपर खर्च कर लेते थे। ठीक है, ग प्रश्न देखिए, राजा के दूसरे और तीसरे पुत्र ने धन कैसे कमाया। ये बुक में से देखकर आप लिखेंगे। ठीक है, पहले दूसरा पुत्र का देखते हैं कि उसने धन कैसे कमाया। देखो, दूसरे पुत्र ने कैसे धन कमाया था। दूसरा पुत्र पड़ोसी राज्य में जाकर
डाकुओं का एक गिरोह संगठित करता है और लूटपाट करने लगा। धीरे धीरे उसे राज्य कर्मचारियों का सहयोग मिलने लगा और उसका काम खूब अच्छा चलने लगा। बड़े भाई जिसके यहाँ कार्य करते थे उसके यहाँ उसने 2 बार डाका डाला था। इस प्रकार साल की कमाई में उसने 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमाई थी। ठीक है। राजा का जो तीसरा पुत्र था उसने कैसे पैसे कमाए? उसने राजा के तीसरे पुत्र ने पड़ोसी राज्य में जाकर व्यापार किया। राजधानी में उसकी एक बहुत बड़ी दुकान थी। मैं की जगह लिखोगे जिसमें वह घी में मूंगफली का तेल और शक्कर में रेत मिलाकर बेचा करता था। ठीक है। राजा से लेकर मजदूर तक को उसने साल भर घी शक्कर खिलाया। राजा कर्मचारी उसे पकड़ते नहीं थे क्योंकि उन सबको वह मुनाफे में से हिस्सा दिया करता था। ठीक है। इस प्रकार राजा के तीसरे पुत्र ने धन कमाया। घ प्रश्न देखिए, मेरा विश्वास है कि राजा को बेईमान और धूर्त होना चाहिए। इस कथन की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं? पहले संकेत में लिख देंगे मेरा विश्वास ... होना चाहिए। फिर प्रसंग में लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक से ली गई है। पाठ का नाम जैसे उनके दिन फिरे हैं और लेखक का नाम हरिशंकर परसाई है। ठीक है। इसमें राजा के तीसरा पुत्र राजा बनने के लिए सर्वोत्तम गुण क्या है इसके विषय में बता रहे हैं। ठीक है। फिर व्याख्या करोगे तो इसमें बताओगे व्याख्या में राजा का जो तीसरा पुत्र था वो उसके हिसाब से जो राजा होता है वो बेईमान और धूर्त होना चाहिए। ठीक है। और अपनी इसी बेईमानी और धूर्तता के कारण उसके कार्य इस प्रकार से होने चाहिए। उसने क्या किया था? बेईमानी और धूर्तता के बल पर उसने मिलावटी सामान का व्यापार किया था और उसने इस मुनाफे में और राजा के जो कर्मचारी थे उनको भी भागीदार बनाया था। इसलिए राजा के कर्मचारी उसको पकड़ते नहीं थे। तो इस प्रकार उसने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को बढ़ावा दिया था और राजा को भी अपनी चालाकी द्वारा मूर्ख बनाने में कामयाब रहा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो तीसरा पुत्र था, जो तीसरा राजकुमार था, कि बिना भ्रष्टाचार किए, बिना चालाकी किए, बिना बेईमानी किए, बिना धूर्त किए एक जो राजा होता है वो राजगद्दी पर ज़्यादा दिन तक नहीं ठहर सकता। इसलिए जो राजा होता है उसको बेईमान और धूर्त होना ही चाहिए जैसे एक व्यापारी होता है। ठीक है। वह प्रश्न देखिए, प्रजा से प्रसन्नतापूर्वक धन खींच लेना राजा का आवश्यक गुण है। उसे बिना नष्ट लगाए खून निकालना आना चाहिए। इन वाक्यों में छिपे व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। जो राजा का सबसे छोटा बेटा था, इस वाक्य में क्या व्यंग्य छुपा है? इस वाक्य के द्वारा जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई, वो वर्तमान जो शासक करता है, जो हम पर शासन करते हैं, जिनके हाथों पे देश की बागडोर है, ठीक है, वो लोगों का, जनता का भोलेपन का फ़ायदा उठाकर पाखंड और ढोंग का सहारा लेकर समाज सेवा के नाम पर उनसे कर लेते हैं, चंदा वसूलते हैं, लेकिन जनता के हित में उस पैसे का प्रयोग ना करके वो उन पैसों का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है। और जनता भी बहुत भोली भाली होती है, उसको ऐसा लगता है कि हमने जो पैसे दान दिए हैं उससे किसी गरीब का भला होगा या फिर देश का विकास के लिए उन पैसों का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जो शासक करता होता है वो उन पैसों को उन अच्छे कामों में प्रयोग ना करके
उन पैसों का गलत प्रयोग करता है। उसका धारणा क्या होता है, उसकी सोच क्या होती है कि जो राजा होता है ना, उसको ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी जनता को प्रसन्नतापूर्वक रखे और खुशी खुशी में ही प्रसन्नतापूर्वक ही उनसे धन खींच लेने का गुण उसमें होना चाहिए कि बिना किसी कोई आपत्ति उठाए जो जनता है वो पैसे दे दे और बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी मनमुटाव के जो जनता है अपनी खुशी से राजा को पैसे दे दे। इस तरीके से पैसे निकालने का गुण राजा में होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए भाषा और व्याकरण। नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ बताइए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है परलोक को सुधारना। ठीक है, परलोक को सुधारना यानी मृत्यु होना। परलोक सुधार गए बोलते हैं ना। परलोक को सुधारना यानी पर यानी दूसरा, लोक यानी स्थान। ठीक है, राजा परलोक सुधारना चाहते थे। ठीक है, पहले हम इसका अर्थ बताएंगे फिर उसके बाद वाक्य बनाएंगे। ठीक है, दिन फिरना मतलब समय बदलना। सबसे छोटे पुत्र के दिन फिर गए। ठीक है, ग है पेट काटना मतलब भूखा रहना। गरीब ने पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाया। ठीक है, फिर है घ बिना नश्तर लगाए खून निकालना मतलब चालाकी से स्वार्थ सिद्ध करना। इसका वाक्य आप लिखेंगे, राजा को बिना नश्तर लगाए खून निकालना आना चाहिए। ठीक है, मैंने नहीं लिखा, आप लिखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों का समास विग्रह कीजिए और उनकी कारक विभक्ति भी बताइए। कारक विभक्ति भी बताइए। ठीक है, ये जो शब्द दिए गए हैं ना समस्त पद, इसका समास विग्रह करना है और उसका कौन सा कारक विभक्ति, देखो ब्रैकेट में दे रखा है ना विभक्ति, ये भी बताना उसका कारक विभक्ति। ठीक है, पहला है क राजसभा मतलब राजा की सभा, इसमें विभक्ति क्या है की। ठीक है, अगला है राजकुमार, राजा का कुमार और विभक्ति है का। अगला है भक्तिहीन, भक्ति से हीन से विभक्ति है। ठीक है, अगला देखो राजकन्या, राजा की कन्या की। राज सिंहासन, राजा का सिंहासन का विभक्ति है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द युग्मों को, युग्म यानी जोड़ी। ठीक है, बार बार चलती चलती, ये जोड़ी है ना, भूखा प्यासा एक जोड़ी है, लंबा चौड़ा, ये युग्म है, को समझिए और उनके जैसे कुछ और शब्द युग्म लिखिए। ठीक है, इन शब्द युग्मों को समझना है और इनकी तरह और शब्द युग्म लिखेंगे। पहला है पुनरुक्त शब्द युग्म। पुनरुक्त यानी एक ही शब्द को जब हम बार बार लिखते हैं तो उसको बोलते हैं पुनरुक्त शब्द युग्म, बार बार चलते चलते। ठीक है, तो पुनरुक्त शब्द का उदाहरण लिखेंगे, धीरे धीरे, तेज तेज, मंद मंद। 3 उदाहरण लिखने हैं तो 1 2 3। ठीक है, 3 उदाहरण दे रखा है, 3 बॉक्स है ना, तो 3 बॉक्स में एक एक लिखना है। मैंने पास पास लिखा है, आप हर बॉक्स में एक एक लिखेंगे। ठीक है, सहचर शब्द युग्म, भूखा प्यासा, लंबा चौड़ा। ठीक है, सहचर भूखा प्यासा। सहचर यानी ऐसे शब्द युग्म जो जोड़े में हम लोग बोलते हैं। भूखा बोलेंगे तो उसके साथ प्यासा भी बोलेंगे, लंबा बोलेंगे तो उसके साथ लंबा चौड़ा, एक साथ बोलते हैं। ठीक है, तो सहचर में लिखेंगे खाना पीना, लिखा पढ़ी, भरण पोषण। ठीक है, अब देखो समानार्थी शब्द युग्म, यानी इन शब्द युग्मों के दोनों का अर्थ समान होता है। जैसे धन संपदा, धन संपदा बोलते हैं ना, धन का अर्थ भी वही होता है, संपदा का अर्थ भी वही होता है। कथा कहानी, कथा का अर्थ भी वही होता है, कहानी का अर्थ भी वही होता है। ठीक है, तो समानार्थी में लिखो नौकर चाकर, बाल बच्चे, सीधा साधा। ठीक है, अभी विपरीतार्थक शब्द युग्म, ये ऐसे शब्द युग्म होते हैं जिसका अर्थ अपोजिट होता है, विपरीत होता है, जैसे अमीर गरीब, रात दिन। तो विपरीतार्थक में लिखो भाई बहन, अमीर गरीब, मोटा पतला। ठीक है, निरर्थक शब्द युग्म, अंट शंट अनाप शनाप, मतलब इनका कुछ मतलब नहीं होता। ठीक है, ऐसे हम अपने भाव को बताने के लिए ऐसे शब्दों का
ये ऐसे शब्दों को युग्म होता है, ऐसे शब्दों का युग्म होता है जिसका अर्थ नहीं होता, निरर्थक होते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखे होंगे निरर्थक शब्द युग्म में लिखेंगे आलतू फालतू, ठीक है, सजा धजा, उथल पुथल, ठीक है। अभी चौथे प्रश्न में आइए, सही शब्द जोड़कर यौगिक शब्द बनाइए। पुण्य, यहाँ देखो ऑप्शन दे रखा है, पुण्य प्लस कार्य, पुण्य कार्य। रत्न, पुत्र प्लस रत्न, पुत्र रत्न। फिर सर्व प्लस उत्तम, क्या होगा सर्व प्लस उत्तम? सर्वोत्तम, ठीक है। फिर अगला है राज्य प्लस अभिषेक, राज्याभिषेक। उच्च प्लस कोटि, उच्च कोटि। बाहु प्लस बल, बाहुबल, ठीक है। अभी 8वां देखिए, नीचे दिए गए 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम पाठ में किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम, ये जो वाक्य दिया गया है इसमें ये सर्वनाम है ना, मैं, मेरे, वह, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, मैं दशरथ सरीखी गलती नहीं करूँगा, ये मैं सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया गया है? राजा साहब, ठीक है। ख देखो, मैं एक व्यापारी के यहाँ बोरे ढोने का काम करने लगा, मैं किसके लिए प्रयोग किया गया है? मैं सर्वनाम बड़ा पुत्र, जो बड़ा राजकुमार था ना, उसके लिए। अब देखो ग, 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं मेरे पास है। मेरे सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया गया? दूसरा पुत्र यानी दूसरा राजकुमार, ठीक है। घ देखो, वह शरीर पर अत्यंत सादे और मोटे कपड़े पहने था। वह सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया गया है? छोटा राजकुमार, ठीक है, जो छोटा पुत्र था ना, उसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटे, यहाँ पर हमारी क्लास खत्म हुई। आई होप आप लोगों को आया होगा पाठ समझ में, प्रश्न चर्चा। तो आप इस पाठ में क्या करेंगे? शब्दार्थ लिखेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। और बेटा एग्ज़ाम के हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी भी रखेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू क्लास।